तो तमिलनाडु के चुनाव नतीजे आ चुके हैं और सच कहूं तो वहां की राजनीति इस वक्त किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं लग रही। आइए आज के इस एनालिसिस में समझते हैं कि चुनाव के बाद सरकार बनाने का ये पूरा गणित आखिर किस दिशा में जा रहा है। ये आंकड़े और नई रणनीतियां वाकई काफी दिलचस्प हैं। सिर्फ 10? जी हाँ, नंबर 10। देखने में तो ये बस एक छोटी सी संख्या है, लेकिन इस वक्त तमिलनाडु की सत्ता की चाबी इसी नंबर में छुपी है। अभिनेता से नेता बने विजय को सरकार बनाने के लिए बस बिल्कुल ठीक 10 और विधायकों की जरूरत है। एक नई पार्टी के लिए यहां तक पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो कहते हैं ना, मंजिल बस एक कदम दूर है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस खंडित जनादेश की। अगर विधानसभा के पूरे गणित पर नजर डालें तो कुल 234 सीटें हैं। अब देखिए, विजय की पार्टी टीवी ने अकेले 108 सीटें जीत ली हैं। बहुमत का आंकड़ा है 118, यानी वो लक्ष्य से थोड़ा सा पीछे हैं। अब बाकी सीटों का हाल कुछ ऐसा है। कांग्रेस के पास 5 सीटें हैं, पीएमके के पास 4 और सीपीआई सीपीएम के पास 2-2 सीटें हैं। मतलब साफ है, सत्ता का पूरा रिमोट कंट्रोल अब इन्हीं छोटी पार्टियों के हाथों में आ गया है। मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए विजय को इस पजल के टुकड़ों को सही से जोड़ना ही होगा। और यही हमें ले जाता है उस जादुई आंकड़े की तरफ जो है 118। अब 118 तक पहुंचने की ये रेस सच में बहुत तेज हो चुकी है। पर्दे के पीछे लगातार फोन खड़क रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं। विपक्षी दल हर कीमत पर विजय की पार्टी के संपर्क में है। फोकस सिर्फ एक है, किसी भी तरह से उन 10 विधायकों का समर्थन जुटाना। सरकार बनाने की ये पूरी जद्दोजहद अब अपने पीक पर है। इस पूरे सस्पेंस में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब कांग्रेस ने अपना कदम उठाया। चीजें कितनी तेजी से बदली हैं, इसका अंदाजा इसी टाइमलाइन से लग जाता है। शुरुआत होती है विजय की तरफ से, जब उन्होंने सरकार बनाने के लिए कांग्रेस से समर्थन मांगा। इसके फौरन बाद एकदम से तमिलनाडु पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की एक इमरजेंसी जूम मीटिंग बुलाई गई। मामला वहीं नहीं रुका, बल्कि सीधे दिल्ली दरबार पहुंच गया। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर राहुल गांधी के साथ एक हाई लेवल मीटिंग हुई और फाइनली केसी वेणुगोपाल ने आकर प्रेस को पूरी जानकारी दी। इस पूरे घटनाक्रम में गेम चेंजर रही वो इमरजेंसी जूम मीटिंग। दरअसल एआईसीसी के तमिलनाडु प्रभारी गिरीश ने जब ये मीटिंग बुलाई तो वहां मौजूद सभी सीनियर लीडर्स ने एक सुर में बिना किसी विरोध के विजय का समर्थन करने का फैसला कर लिया। इस तरह की सर्वसम्मति से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि पार्टी इस बड़े राजनीतिक मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। चलिए अब समझते हैं कि इस रणनीतिक बदलाव के मायने क्या हैं। चुनाव से पहले और बाद की तस्वीर को अगर एक साथ रखकर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। देखिए, चुनाव से पहले कांग्रेस डीएमके के साथ मजबूत गठबंधन में थी, लेकिन अब उनका पूरा फोकस विजय को समर्थन देने पर शिफ्ट हो गया है। वजह क्या बताई जा रही है? वजह यह है कि किसी भी तरीके से बीजेपी को सत्ता से दूर रखा जाए। इसे ही विशुद्ध राजनीति में रणनीतिक बदलाव कहते हैं। चुनाव के बाद बदले हुए हालात अक्सर पुराने गठबंधनों को पीछे छोड़ देते हैं। इस पूरे शिफ्ट को कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के इस बयान से आसानी से समझा जा सकता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि तमिलनाडु का जनादेश एक धर्मनिरपेक्ष सरकार के लिए है और सबसे खास बात यह है कि हाईकमांड ने राज्य इकाई यानी टीएनसीसी को वहां की जनता की भावना को ध्यान में रखकर खुद अंतिम फैसला लेने को कहा है। ये एक तरह से लोकल लीडरशिप को पावर देने का स्पष्ट संकेत है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने जो तर्क दिए हैं वो क्या है? उन्होंने 4 मुख्य कारण गिनाए हैं। पहला, एक धर्मनिरपेक्ष सरकार का गठन। दूसरा, संविधान की मूल भावना को बचाना। तीसरा, बीजेपी को सीधे तौर पर तमिलनाडु में सरकार चलाने से रोकना। और चौथा, दक्षिण के राज्यों में बीजेपी या उससे जुड़ी किसी भी ताकत को सत्ता से दूर रखना। ये वो वैचारिक आधार हैं जो पार्टी ने अपने इस बड़े फैसले के पक्ष में दुनिया के सामने रखे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? क्या केरल वाला फॉर्मूला तमिलनाडु में भी कामयाब हो पाएगा? क्या विजय के मुख्यमंत्री बनने से तमिलनाडु एक बिल्कुल नए राजनीतिक युग में प्रवेश करेगा, या फिर ये नए संमिश्रण सरकार बनाने की इस पूरी प्रक्रिया को और ज्यादा उलझा देंगे? खैर, राजनीति में कुछ भी पहले से तय नहीं होता। तमिलनाडु का यह सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है और आने वाले कुछ दिन यकीनन बेहद दिलचस्प होने वाले हैं।